हाँ भाई, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। सुनिए और समझिए। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। देखो, इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, यदि आपको ध्यान हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, जहां बताया था प्रोबेबिलिटी E अपॉन एफ का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये फार्मूला आपने पढ़ा था कंडीशन जब आपको एक गिवन होती थी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप कहेंगे सर कि पी ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। मतलब एक इवेंट हुआ और उसके बाद दूसरा हुआ जब पहला हो चुका था, तो ये आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। एक्चुअली ये केस है डिपेंडेंट का। क्या मतलब है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? आपके पास मान लीजिए कोई बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपके पास कुछ बॉल्स पड़ी हैं इस तरीके से, जिसमें से कुछ रेड हैं और कुछ ब्लैक हैं। मान लीजिए 5 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। मैंने आपसे कहा कि एक बॉल निकल ली और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड आए। भाई आपने इसमें हाथ मारा रैंडमली, एक बॉल निकाली और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड आए। तो आप कहेंगे सर रेड के फेवर में 5 है, टोटल 10 है, तो 5/10 मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। अब मैंने आपसे कहा वो बॉल वापिस अंदर रख दो, तो अब आप दूसरी बॉल निकाल लो और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक आए, तो वही बात आएगी 5/10 ही। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने जो पहली बॉल यहां से निकाली उसे वापिस नहीं रखा, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट, केस हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इस बात का क्या मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट का? अब पहली बॉल आपने निकाली, वो रेड आई, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/10। दूसरी बॉल जो आपने निकाल ली वो ब्लू आई, इस बात की प्रोबेबिलिटी 5/10 नहीं बनने की। अब की बार ब्लू तो इसके अंदर 5 ही है, लेकिन टोटल बॉल एक बाहर आ चुकी क्योंकि 9 रह गई। तो इसका मतलब पहले की प्रोबेबिलिटी का दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर इफेक्ट आ गया। इसको हम बोलते हैं केस ऑफ डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का केस कहलाता है ये। जरूरी नहीं है कि पहले वाले को एफ ही कहना है आपको। आप चाहें तो पी ई इंटरसेक्शन एफ को ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ई इंटू पी एफ बाई ई। दोनों का एक ही मतलब है। पहले जो हुआ उसे आपने एफ कहा तो दूसरे वाला ई बाय एफ होगा, और पहले जो हुआ उसे आपने ई कहा तो दूसरे वाला एफ बाय ई होगा। हमारे पास ये प्रोसीजर होता है। तो आपने जो फार्मूला नोट करा है अपने पास वो ये, या फिर ये नोट करा है इस तरीके से। तो हम पी इन ई इंटरसेक्शन एफ को ध्यान रखना पी ई इंटू एफ भी कह देते हैं। अगर कहीं लिखा हो कि फाइंड पी इंटू एफ, तो इसका मतलब समझ जाना पी ई इंटरसेक्शन आपसे पूछ रहा है एफ की प्रोबेबिलिटी, जिसका ये फार्मूला आपके पास है। कैसे, वर्किंग प्रोसीजर क्या है, काम कैसे होता है इसके ऊपर वो समझ लीजिए। तो उसके लिए आप अपनी बुक में जरा 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल नंबर 8 निकाल लो, पेज नंबर 540 पर। एग्जाम्पल नंबर 8 540 पेज नंबर है। समझो ध्यान से क्या कहना चाह रहा है वो। उसने हमारे से ये कहा एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। 10 तो ब्लैक है और 5 व्हाइट है, टोटल 15 हो गई। कह रहा 2 बॉल्स आर ड्रॉन अर्न वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। लिखा हुआ आ गया यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ पहली बॉल तो 15 में से निकलेगी, वो बाहर रख ली जाएगी, तो दूसरी बॉल जो निकलेगी वो 14 में से निकलेगी, 15 में से नहीं निकलेगी। तो वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। दोनों ब्लैक हो इस बात की प्रोबेबिलिटी। कोई बात नहीं, तो पहले हम फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे, पहली ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो वो निकलेगी हमारे पास फर्स्ट ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल ब्लैक है 10 अपॉन 15। जो एक बॉल निकाल ली वो बाहर रख ली,
अब की बार दूसरी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी जब पहली ब्लैक बॉल निकल चुकी है, तो इस बार ब्लैक रह गई अंदर 9, टोटल हो गई 14। वो आपसे इन दोनों के साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी मांग रहा है एक साथ, तो वो आपसे मांग रहा है B1 इंटरसेक्शन B2 की प्रोबेबिलिटी। कोई बात नहीं, आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी B1 इंटू प्रोबेबिलिटी B2 जब B1 हो चुका है, तो B1 की प्रोबेबिलिटी 10/15, B2 की प्रोबेबिलिटी 9/14। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, 5 से काट दिया 2 पर, 3 पर, 3 से इसे काट दिया 3 पर, 2 से इसे काट दिया 7 पर, आंसर आ गया 3/7। ये तरीका है, इसका वर्किंग प्रोसीजर है काम करने का। देख लें एक बार, दोबारा से बता देता हूं। पहली ब्लैक बॉल निकाली, 15 में से निकली, टोटल 10 है, फेवरेबल तो 10/15। फिर दूसरी एक बॉल जो निकाली वो बाहर रख ली, वापिस नहीं डाल ली, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। तो दूसरी ब्लैक बॉल निकाली जब पहली आ चुकी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 9/14। अब इन दोनों की साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी पूछी, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है इंटरसेक्शन से, या डॉट लगा दो बीच में, B1 डॉट B2, यानी कि B1 इंटू B2 व्हेन B1 ऑलरेडी अकर्ड। तो आपने इनकी वैल्यू पुट करी, दोनों के सिंप्लीफाई करा और रिजल्ट आपको मिल गया। ऐसे एक और एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको। ये तो हुआ 2 का केस। अगर मान लो 3 आ जाए, 2 की बजाय मान लीजिए आपके पास 3 आ जाए, तो आप क्या करेंगे, तो कैसे निकाल लेंगे, सब वो समझ लीजिए। उसके लिए एग्जाम्पल नंबर 9 पे नजर मारें आप। आपकी बुक में ही पेज नंबर 541 के एग्जाम्पल नंबर 9 पे नजर मारिए, क्या कह रहा है। उसने हमारे से कहा 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड इज एन एस। पहले 2 किंग हो और तीसरा एस हो। तो भाई आप पहले किंग की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। टोटल किंग होते हैं 4, तो 4/52 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग। वो हमने जो किंग निकाला, उस किंग को हमने बाहर रख लिया, उस किंग को हमने बाहर रख लिया। अब दूसरा किंग निकाला जब पहला किंग निकल चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ दूसरा किंग जो निकाला हमने, अब किंग तो टोटल 3 रह गए और टोटल कार्ड 51 रह गए, ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर वो हमारे से कह रहा है तीसरा पत्ता निकाला जब वो एस हो, एस की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, कब, जब दोनों किंग आ चुके। तो के इंटरसेक्शन के लिख लो या के डॉट के लिख लो, बात एक ही होती है। सर जी एस तो उसके अंदर चारों ही हैं, अभी पत्ता पहले 1 निकला तो 51 रह गए, दूसरा निकला तो कितने रह गए, 50, तो 4/50 आ गई। अब वो मांग रहा है आपसे इनकी साइमल्टेनियस, यानी कि के इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी। तो कोई बात नहीं, आप फार्मूला लगा दें, पहला पी के, फिर के/के, और फिर इनटू में पी ए के डॉट के, या के इंटरसेक्शन के, एक ही बात है। वैल्यू रख दी, 4/52, 3/51 और 4/50। इसको सिंप्लीफाई करा हमने, 4/52 कट गया ये 13 पर, 3/51 कट गया 17 पर, इसे 2 से काट दिया 2/25 आ गया हमारे पास। तो हम इनकी 17, 13 और 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/5525। ये आंसर आ गया। आपको मैंने जो नोट्स भेजे थे उसके अंदर 3 वाला केस भी आपको मैंने सेंड करा था, ये वाला ध्यान दीजिए। 3 वाला केस मैंने आपको सेंड करा था कि व्हेन E, F and G are 3 events, then P E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G का फार्मूला बताया था, P F इंटू E/F इंटू G की प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F या E डॉट F, एक ही बात है। ये दोनों स्टेटमेंट का एक ही मतलब है। ये वही एग्जाम्पल नंबर 9 था, आपको मैंने नोट्स में भी भेजा था नोट करने के लिए, जो अभी आपको एक्सप्लेन किया मैंने, कि आपने पहले के की निकाली, फिर दूसरे के की निकाली, फिर एस की निकाली, जब 2 के बाहर आ चुके थे तो ये प्रोबेबिलिटी हुई, तीनों की मल्टीप्लाई करी, 2/5525 आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। ये तो था हमारे पास सर डिपेंडेंट का फार्मूला, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इज यूज्ड इन केस ऑफ डिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, कब 2 इवेंट इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, तो ध्यान से सुन लो और समझ लो, नोट तो आपने कर ही रखा है अपने पास। इंडिपेंडेंट इवेंट,
कभी भी आपके पास कोई भी केस आ जाए और वो आपसे कह दे कि भाई यू हैव टू चेक वेदर इट इज इंडिपेंडेंट और नॉट, देन सिंपली यू हैव टू चेक two things. You have to find out the individual probability of both the events and or probability of their intersection. If the probability of intersection is equal to the product of their individual probabilities, only then we can say they are independent, otherwise they are not independent. क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास एक सैंपल स्पेस है कोई भी, उसके अंदर आपके पास दो इवेंट है ई और एफ, आपको चेक करना है कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो आप ई की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, एफ की प्रोबेबिलिटी निकालोगे और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तीनों निकाल लोगे। इफ यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के, ध्यान रखना अगर ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी पीई इंटू पी एफ के इक्वल आ गई तब तो वो इंडिपेंडेंट है, नहीं तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर नहीं पड़ रहा, इस चीज को बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट। कैसे, उसे समझने के लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक में जरा एग्जाम्पल नंबर 10 निकालो बेटा जी। एग्जाम्पल नंबर 10 यही समझा रहा हूं। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 10, ध्यान दीजिए। कह रहा है डाइस इज थ्रोन। अच्छा, डाइस को थ्रो करा, सैंपल स्पेस बना दिया 1 2 3 4 5 6, ये हमने सैंपल स्पेस बना दिया। फिर वो कह रहा है इफ ई इज द इवेंट नंबर अपीयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ई जो इवेंट है उसके अंदर नंबर अपीयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 और 6 दो आ गए इसमें। फिर कह रहा है एफ बी द इवेंट नंबर अपीयरिंग इज इवन। अच्छा, एफ में इवन कह रहा है तो 2 4 6 तीनों आ गए भाई। यूं कह रहा है चेक वेदर फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट और नॉट, हमें नहीं पता, हमने तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाला पहले। तो इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो 6 आ गया। तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली भाई, निकाल दो तीनों की प्रोबेबिलिटी। ई की प्रोबेबिलिटी 2/6 1/3, एफ की प्रोबेबिलिटी 3/6 1/2, फिर पीई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब आपने निकाला पीई इंटू पी एफ, हाँ भाई पीई इंटू पी एफ की वैल्यू 1/3 1/2 1/6, ये भी 1/6 और ये भी 1/6। आप कहेंगे सिंस, क्योंकि पीई इंटरसेक्शन एफ इक्वल आ गया पीई इंटू पी एफ के, तो हम ये कह सकते हैं इट इंप्लाइज ई एंड एफ आर independent, otherwise they are not independent. If these two quantities are not equal, then we can say these two events E and F are not independent. बात क्लियर हो गई सभी को? चैट बॉक्स में मैसेज डाल दें प्लीज, इट इज क्लियर और नॉट? देखो इसके बाद चैट बॉक्स में मैसेज आ चुके हैं आप लोगों के। इसके बाद अगला एग्जांपल बिल्कुल इसी पर ही है। इसने बोला एक अनबायस्ड डाइस। अनबायस्ड का मतलब होता है दोष रहित, जिसमें कोई दोष नहीं होता, जिसमें कोई कमी नहीं होती, यानी कि फेयर। तो उसने कहा एक फेयर डाई को थ्रो किया गया ट्वाइस, तो इसका मतलब देयर आर 36 केसेस, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, जो आपने क्लास 10th 11th सब में पढ़े हैं। आगे कह रहा है लेट द इवेंट ए बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट रो एंड बी इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। तो दोनों में जो कॉमन होंगे वो होंगे जिसमें दोनों पे ऑड होगा, यानी कि दोनों पे ऑड का मतलब 1 1 1 3 1 5, ऐसे ही 3 1 3 3 3 5, ऐसे ही 5 1 5 3 5 5, मींस देयर आर 9 केसेस दैट आर कॉमन इन बिटवीन ए एंड बी। तो वो बोल रहा है आपसे कि क्या ये इंडिपेंडेंट है, हमें नहीं पता। हमने ए के केस चेक करे 18, बी के 18, दोनों के कॉमन हुए 9, तो ये ए की और बी की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 देख सकते हैं आप एग्जांपल में, और इंटरसेक्शन की 9/36 दैट इज 1/4। फिर ए और बी की मल्टीप्लाई करके देखिए, इट इज आल्सो 1/4, so we can say A intersection B equals to PA into PB, which means that they are independent events. वो independent events हो गए हमारे पास। तो if you have to check the independency of any two events, simply you have to find out these three things.
इन दोनों की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई करेंगे और चेक कर लेंगे वेदर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज इक्वल टू दिस. इफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन देन वी कैन से दे आर इंडिपेंडेंट, अदरवाइज नॉट. इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है हमारे पास जो आपने कल नोट भी किया था, दोबारा बता देता हूं. वो क्या है? अगर मान लीजिए आपके पास दो इवेंट हैं ई और एफ और वो इंडिपेंडेंट हैं, ध्यान से सुन लो, आपके पास दो इवेंट हैं ई और एफ, वो इंडिपेंडेंट है, तो ध्यान रखना ये तीन पेयर भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे. कौन कौन से? ई एंड एफ डैश, ई डैश एंड एफ, और ई डैश एंड एफ डैश. मींस अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के इक्वल है तो वही सेम काम यहां भी होगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं निकालूं पीई इंटरसेक्शन एफ डैश तो वो इक्वल होगा मेरे बच्चे पीई इंटू पी एफ डैश के. ऐसे ही अगर मैं निकालूं पीई डैश इंटरसेक्शन एफ तो वो इक्वल होगा पीई डैश इंटू पी एफ के. ऐसे ही अगर मैं निकालूं पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश की वैल्यू तो वो इक्वल होगी पी ई डैश इंटू पी एफ डैश के. ये आपके पास जो है मेन पॉइंट है इसका ध्यान रखने का कि अगर ई और एफ दो इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं तो ये तीन पेयर भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे. ये आपने नोट कर रखा है, नोट्स में ही सबसे आखिरी पॉइंट है, ए और बी की फॉर्मेट में दिया हुआ है आपको कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन द फॉलोइंग इवेंट्स आर आल्सो इंडिपेंडेंट. आप लोगों को कल मैंने जो नोट्स फॉरवर्ड किए थे उसके अंदर आपके पास ये पॉइंट लिखा हुआ था ए डैश एंड बी, ए एंड बी डैश, ए डैश एंड बी डैश. तो अकॉर्डिंगली आप समझ गए इस बात को कि इफ दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन दीज थ्री पेयर्स आर आल्सो इंडिपेंडेंट. दिस मींस दैट the probability of their intersection is equal to the product of their individual probabilities. तो ये आप लोगों के पास फंडामेंटल है. अब इन तीनों का प्रूफ भी है. आप ध्यान से देखो एग्जांपल नंबर 13 के अंदर आपको दिखा रखा है E एंड F डैश, यानी कि ये वाला प्रूफ PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE इंटू PF डैश, ये वाला प्रूफ आपको दिखा रखा है एग्जाम्पल नंबर 13 के अंदर. इस एग्जाम्पल नंबर 13 को आज आप ट्राई करेंगे. अगर आपसे हो जाए, वेन डायग्राम की हेल्प ली हुई है इसके अंदर, अगर आपसे हो जाए तो वेरी गुड, नहीं होगा कोई बात नहीं, एक मैं सिखा दूंगा, बाकी के दो फिर आप खुद ट्राई कर लेंगे. ठीक है जी, पहले मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं ताकि आप लोग खुद कर सकें. और एक इसके अंदर एग्जाम्पल 14 थोड़ा सा दुख दे सकता है आपको, अदरवाइज उसके अलावा पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं. तो आप अपने पास नोट कर लीजिए होमवर्क. Please note down homework. You have to do exercise number 13.2 with examples. You have to do exercise number 13.2 with examples. ये आपका होमवर्क है जो आपको कंप्लीट करना है. फिर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो वो हम कल डिस्कस करके, और तीसरी एक्सरसाइज जो इसकी बेस थ्योरम है वो आपको कोशिश करेंगे कल ही पढ़ा दें. अब आप लोगों के जो बोर्ड के एग्जाम के लिए डेट आई है वो 4 मई आई है. बहुत लंबा टाइम आप लोगों को मिल गया है. तो अगर कोई स्टूडेंट अभी भी ऐसा रहा जिसने ऑनलाइन क्लासेस के दौरान जिसका जो भी कुछ छूट गया है, तो मैं 5 तारीख से लगभग आपका रिवीजन स्टार्ट करूंगा, 5 से या 6 से. 5 तक हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं 6 से आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट करूंगा. जो भी कुछ आपका छूटा है उसे आप कंप्लीट कर लें, और आप जो ऑफलाइन आना चाहें वो कंसेंट लेटर के साथ ऑफलाइन आ जाएं. ठीक है जी, ताकि जो भी परेशानी दिक्कत आपकी है वो सब क्लियर हो जाए. बाकी जैसा भी होगा शेड्यूल वो मैं आपको बता दूंगा, और 6 तारीख को ही मैं आप लोगों को सैंपल पेपर के लिए भी बता दूंगा, 6 या उससे पहले. तो वो आप लोग यहाँ गांधी कॉलोनी आकर, चाहे तो मैं अपने पास रखूंगा तो यहीं से ले जाएंगे आप, और नहीं तो फोटो स्टेट वाले की शॉप से आपको 6 तारीख को मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा. ठीक है बेटा, ओके. होमवर्क डाल देना भाई ग्रुप पर.